नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जीवन में कभी कभी कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता आ जाती है या ऐसी गंभीर बीमारी आ जाती है अचानक कि हमें पता नहीं चलता और उसके बाद कभी कभी लगता है कि जीवन जैसे समाप्त हो गया। तन और मन दोनों बुझ जाते हैं, लगता है जीवन में कोई रोशनी अब कभी आएगी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। बहुत सी शख्सियतें ऐसी हैं जो इससे पार पा लेती हैं, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानती। आज हमारे साथ ऐसी ही एक व्यक्तित्व, ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं जिन्होंने योगा को अपनी ज़िंदगी बना लिया है और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और आज दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई हैं। हमारी आज की तेजस्विनी निवेदिता जोशी। योग एक इंसान के जीवन में किस प्रकार चमत्कारिक साबित हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है निवेदिता जोशी। किशोरावस्था में स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के कारण शारीरिक तौर से अक्षम, जीवन के 8 वर्ष बिस्तर पर असहनीय पीड़ा में बिताने और हर तरह का इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ ना हो पाने की स्थिति में निवेदिता के लिए जीने की तमाम इच्छाएं जैसे खत्म हो गई थी। फिर अपने पिता मुरली मनोहर जोशी के एक पारिवारिक मित्र की सलाह पर निवेदिता ने पुणे स्थित योगाचार्य BKS आयंगर के आश्रम का रुख किया। व्हीलचेयर पर केवल 1 माह के प्रारंभिक प्रवास के लिए गई निवेदिता 1 साल तक वहीं रही और अपने कदमों पर चलकर बाहर आई। योग ने निवेदिता को उनका जीवन वापस दिया और निवेदिता ने अपने जीवन को योग के लिए समर्पित कर दिया। योग की एक प्रख्यात शिक्षिका और योग प्रशिक्षण में पूरी तन्मयता से जुड़ी निवेदिता है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं योग को समर्पित एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही व्यक्तित्व से, निवेदिता जोशी। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में आपका। धन्यवाद। तो आप ये कहती हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो और आपने ज़िंदगी में जो पाया आज आप सबको बांट रही हैं। योग को आपने अपना जीवन बना लिया है जी, क्या वजह है इसकी? ऐसा था कि मैं 15 वर्ष की थी जब मैं पूजा करने के लिए ज़मीन पर बैठी और फिर 2-3 घंटे तक पूजा चलती रही। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था। अच्छा। और वहाँ से उठ नहीं सकी जब पूजा समाप्त हुई और वो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी का आखिरी दिन था। क्या हुआ ये कोई डॉक्टर पहचान नहीं सके, पर हकीकत ये थी कि मेरी स्पाइन कोलैप्स की और तब उस ज़माने में हिंदुस्तान में MRI नहीं होता था, तो एक्सरेज में बात आई नहीं और मैं बहुत फ्लेक्सिबल थी, डांसर थी। मगर हकीकत ये थी कि मुझे मेजर किस्म का स्लिप डिस्क हो गया, जो बहुत कम लोगों को उस उम्र में होता है, चांस था। और वो डायग्नोस नहीं हुआ तो 10-12 साल की वो यातना के बाद पूरी स्पाइन पे असर आ गया। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गई, फिर स्कोलियोसिस भी डेवलप हो गई, कुछ वर्टिब्रल प्रोसेसेस टूट भी गए क्योंकि वो गलत समय पे गलत इलाज होता रहा, डायग्नोसिस नहीं था। अच्छा, तो उस वक्त क्या हालत थी आपकी? तो आखिर के 8 साल तो बिल्कुल व्हीलचेयर पे गए जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी से। वो बहुत कष्टदायक थे क्योंकि उस आखिरी के 8वें साल जिसे कहें, मतलब 12 साल की यातना में आखिरी का जो 8वां साल था, उसमें मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस जीवन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं अव्वल से अव्वल ला रही थी, अपने अंक भी और हर जो भी चीज़ पढ़ाई में हाथ लगाती थी वो बहुत बढ़िया होती थी। मगर शारीरिक इतना कष्ट था कि वो मानसिक कष्ट बनता जा रहा था जी। तो बहुत छोटी उम्र में मुझे एहसास हो गया था कि सिर्फ लॉरेट पा लेना या गोल्ड मेडल मिल जाना ये असल ज़िंदगी नहीं हो सकती। और तब जब हम डॉक्टर्स के पास पहुँचे, 8-10-12 साल को लगातार दिखाते रहते थे, कोई समझ नहीं पाता था। तो हालत ये हो गई थी कि उन्होंने कहा कि जी बाबा आप ऑपरेशन थिएटर से उठिए नहीं, अब आपकी सर्जरी होगी, बिकॉज आई वाज द वर्ज ऑफ पैरालिसिस। बिल्कुल वहाँ तक स्थिति आ गई थी, हाथ से एक कागज़ का पन्ना नहीं उठता था, ग्रिप ख़त्म हो गई थी, बैठना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो मैंने पढ़ाई भी ज़्यादातर टाइम फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में बैठ के ही की, क्योंकि वो कभी ट्रैक्शन लगा है, कभी कुछ हो रहा है, उसमें जितना हो गया। हाँ, मतलब बिल्कुल मूवमेंट खत्म। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा कष्ट था। मुझे याद नहीं है कि 12 सालों में मैं 15 मिनट से ज़्यादा कभी सोई हूँ लगातार। हर 15 मिनट में नींद टूट जाएगी, फिर दर्द का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर आप पेन किलर फाँक रहे हैं और तमाम तरह की जेल लगा रहे हैं, बैंडेज बांध रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बहुत ही जिसे कहते हैं डिप्रेसिंग टाइम आ गया था। तो फिर सब तरह के इलाज उस वक्त करा लिए? सब तरह के इलाज, यू नेम इट एंड आई से यस। और मेडिकेशन तो इतना ज़्यादा हो गया था और उसका साइड इफ़ेक्ट इतना हो गया था कि ज़िंदगी बिल्कुल वेजिटेबल जैसी हो गई थी। तो फिर कैसे ये रास्ता तो मिला? मैं तो होपलेस हो गई थी। बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय मास्टर्स मुझे
मैंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं मन से बिल्कुल टूट गई थी और मुझे ये लगने लगा था कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। मगर मेरे फादर और मदर वो अद्भुत लोग हैं जिनको ये पूरा विश्वास था, और मतलब एक दिखावे का होता, उनको सच में आंतरिक विश्वास था कि ये तो ज़रूर ठीक होगी। और मेरे पिताजी को ये पूरा यकीन था कि अपनी भारतीय परंपरागत जो हमारी औषधियाँ हैं और जो उनकी विधाएं, उनसे ही तुम ठीक होगी। ये भी एक अपने में विश्वास, अद्भुत बात थी। मैं अपनी माँ के पास रोज़ रात को रोती थी कि मेरे करियर का क्या होगा, क्योंकि बहुत अच्छा करियर था, वो सब जा रहा था हाथ से। और हर रात मेरी माँ का एक सेंटेंस होता था, तेरा दर्द तेरे लिए एक दिन नाम लाएगा। और मैं और रोती थी कि ये तो हद की मजाक हो गई मेरे साथ, मतलब मेरा दर्द मेरे लिए नाम कैसे ला सकता है। और यकीन मानिए पिताजी की भी बातें बिल्कुल सही निकली जी। और हम बता दें दर्शकों को कि आपके पिताजी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी हैं आप। तो उनके दोनों का विश्वास अद्भुत था, अटल विश्वास। मैंने उनको कभी डिप्रेस्ड होते नहीं देखा। अच्छा। ना माँ को ना पिताजी को, उनको पता नहीं कैसा आंतरिक विश्वास था कि ये ठीक होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर हम गए, फाइनली हम एक डॉक्टर से मिले दिल्ली में। जब हमारा आया और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि जी अब आई एम सॉरी, आप अब नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं जी सकती। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, मेरी यहाँ तक आंखें छलछला रही थी और मुझे ऐसे लगे जैसे किसी ने ज़मीन खींची हो मेरे पैर के नीचे। बिकॉज आप समझिए 15 साल से 26 साल तक की ज़िंदगी तो मैंने लगभग अपाहिज की तरह काटी, और 26वें साल में आप मुझे ये डिक्लेयर करते हैं। और कहीं अंदर एक मेरा रिबल कैरेक्टर है जो मुझको उसी समय अंदर से कह रहा था, आई विल शो यू। तब ये भी एक इत्तेफाक है। कहीं तो इतना डिप्रेशन था कि अरे बाप रे, मतलब बचा क्या, चल नहीं सकते, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। और कहीं एक विद्रोह सा था अंदर से कि तुम्हारी बात तो झूठी साबित करके रहूँगी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। खैर वो शायद एक जो रिबेल कैरेक्टर था वो, प्लस माँ बाप का जो हौसला था। फिर नानाजी देशमुख जो हमारे घर के अभिन्न अंग थे, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मैं तुम्हें एक केंद्र बताता हूँ। और ये सब एक साथ हुआ, कोइंसिडेंस था। मेरे फादर और मदर को लेक्चर देने के लिए अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने योग पे फिल्म देखी और योगा थेरेपी पे। तो अमेरिका से जिस दिन इनका फ़ोन आया मेरे पास, उस दिन मुझे पहला ब्लैकआउट हुआ था यूनिवर्सिटी में, एंड आई हैड फेंटेड। तो उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या हाल चाल चल रहा है। तो ऐसे अभी तो बहुत मुश्किल है, मतलब आई डोंट थिंक आई कैन लिव लाइक दिस। तो कह लें बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ तुम्हें, और योग से तुम्हारा इलाज होगा। और मैंने यहाँ एक फ़िल्म देखी है और योगा के जो थेरेपिटिकल एस्पेक्ट है उस पर बहुत काम हो रहा है अपने मुल्क में। मैं वापस आ रहा हूँ और हम लोग योगा के सेंटर ढूंढेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तब तक मुझे योग के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि एक एक्सरसाइज का फॉर्म है और पिताजी माताजी रोज़ करते थे, तो एक हल्का सा अंदाज़ा था। ये वापस जब तक आए तब तक मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ चुकी थी। वो मेरा लास्ट अटैक था, मेजर। अच्छा भाई, फिर हम बहुत सारे योगा के सेंटर्स गए देखने के लिए, मगर मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती थी। मेरे फादर से मैंने पूछा था योग क्या होता है, तो उन्होंने बड़े छोटे से शब्दों में कहा था कि ये वो विषय है जो तुमको मन और बुद्धि और शरीर के परे ले जाता है। तो मैं जिस भी सेंटर में गई, वहाँ जब मैं कहूँ कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, तो जवाब में आता था अच्छा छोड़ देते हैं। तो मेरा मन में क्वेश्चन होता था कि ये तो बियॉन्ड है। माय फादर सेज कि ये तो शरीर बुद्धि मन के परे है, तो ये परे कहाँ है? ये तो उतना ही अटैच्ड है कि हमें दर्द हुआ छोड़ दो। तो मुझे बड़ा कन्फ्लिक्ट था। खैर जाना था, वहाँ गए भी। मगर जब मिस्टर आयंगर से मिली तो उन्होंने मेरी स्किन जितनी आपको अभी दिख रही है गर्दन की, उतनी देख के अच्छा। बिना कुछ बोले मेरे कि मुझे ये दिक्कत है, मेरी MRI रिपोर्ट, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ स्किन का इतना हिस्सा देखा और जैसे कोई डायग्नोस करता ना खड़े खड़े कि तुम्हें स्लिप डिस्क है, तुम्हें स्कोलियोसिस है, तुम्हारी वर्टिब्री टूटी है, मतलब जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी डिटेल में। और वो क्षण था कि जब आई सरेंडर्ड एट हिज फीट कि ये अद्भुत विज्ञान है और ये अद्भुत वैज्ञानिक है। तो जब आप वहाँ पहुँची तो कितना समय लग गया आपको पूरी तरह से अपने आप को शायद वापस देखिए 12 दिन में मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया था, क्योंकि मैं अपने हाथ से कॉफ़ी खुद नहीं पी सकती थी। तो मुझे प्याले में रख के लिटरली जैसे जानवर पीते हैं, या फिर मेरी माँ पिलाएं, गर्म चीज़ तो स्ट्रॉ से पी नहीं जा सकती। तो इट वॉज पैथेटिक। तो मुझे तो ये उम्मीद ही छूट गई थी, और कई घंटों की फिजियोथेरेपी की थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट था। तो मुझे ये यकीन हो गया था कि ये हाथ पैर तो काम के हैं नहीं। और 12वें दिन गुरुजी ने मुझे एक पोज होता है जिसे अधोमुख वृक्षासन कहते हैं, आप 2 पंजों पे अपने पूरे शरीर को खड़ा करते हैं, एंड आई वाज क्वाइट बिग। तो जिस दिन उन्होंने मुझे वो करवाया प्रॉप्स के ज़रिए, उनके इन्वेंशंस थे गज़ब के,
तो मुझे जो मेरा 12 साल आत्मविश्वास खोया था कि अब मैं अपना हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो तो 12वें दिन आ गया था। पर ये तो बड़ा मुश्किल आसन होता है। तो यही उनकी अद्भुत विधा है। मतलब 12 दिन में वो कर पा रही थी। वो आपका हम कर पा रही थी, और एक ऐसे शरीर के साथ हाँ, जो आपको बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। ये कर पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद का सहारा था। कि अरे वाह, अगर 70-72 किलो का वजन, मेरे 2 छोटे हाथ जो कुछ भी नहीं हिला पाते, हमेशा दर्द में रहते हैं, 24 घंटे रेडिएशन होते थे, मुझे नमनेस हो जाती थी, तो उस पे मेरा वजन खड़ा हो रहा है और मैं कर सक रही हूँ, तो ये कर सकना एक अद्भुत फीलिंग थी। तो ये तो 12वें दिन हो गया था मेरे साथ। उसके बाद मुझे 3 साल लगे थे उनकी मेडिकल क्लास में, और गुरुजी के साथ 8-8 घंटे अभ्यास करना मतलब बहुत होता है। वो तो बहुत हम सबको बता दें कि BKS अयंगर साहब जी, जो जाने माने इस देश के महान योगाचार्य, उनसे आपका संपर्क हुआ और आप वहाँ पहुंची। वो अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना जैसे चुनते हैं, क्योंकि उस ज़माने में उन्होंने पढ़ाना वैसे छोड़ दिया था। अच्छा। वो नॉर्मल रेगुलर क्लास नहीं पढ़ाते थे, वो मेडिकल क्लास में रहते थे और प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे अपनी। बिकॉज आई मेट मिस्टर अयंगर, आई थिंक ही वाज 78। अच्छा, एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन कुछ मेरा उनसे ऐसा राब्ता बना, अब ये ऊपर वाले की मेहर है, कि उन्होंने अपनी भरसक शक्ति मुझ पे लगाई और मैं उसको उसी अंदाज से रेसिप्रोकेट कर सकी। तो कितने वर्ष आप पूना में उनके आश्रम में रही? आश्रम में तो रहते नहीं हैं, मुझे तो फ्लैट ले में गई तो थी 1 महीने के लिए, मगर उन्होंने मुझ पे एक प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं कहूँगी। ठीक है। और क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो एक सहारा था, एंड एज अ साइंटिस्ट मेरे लिए वो अद्भुत एक्सपीरियंस था। वैसी जो इवोल्यूशन साइंस का मैंने उनके अंदर देखा, जो जिस तरह से वो पढ़ाते थे, वो तो अद्भुत था। मतलब योगा और विज्ञान का, योग का जो वैज्ञानिक हिस्सा है, क्योंकि योग विज्ञान भी है और फिलॉसफी भी है और आर्ट भी है, तो उसका जो वैज्ञानिक हिस्सा था, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा था, उसने मुझे गजब अट्रैक्ट किया। उतना साइंटिफिकली वो काम कर रहे थे, तो वो मैंने फिर उनके साथ 3 साल तो लगातार रही पुनः। हाँ, लगातार। फिर उसके बाद फिर 6 महीने के लिए, 6 महीने गए, 1 महीने का ब्रेक, इस तरीके तो का। फिर कब आपको लगा कि मैं वापस जिंदगी में लौट चुकी हूँ? नहीं, तीसरे साल मैंने बिगुल बजाने शुरू कर दिए थे, और मैंने कहना शुरू कर दिया था गुरुजी से कि अब मुझे वापसी की ज़िंदगी में जाना है। और मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रही थी और मेरे पास बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप थी अमेरिका की, और मुझे वो वापस लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन किस्मत, मुझे बार बार दर्द के अटैक हो जाते थे। तो क्लिनिकली तो मैं ठीक हो गई थी, लेकिन मसल्स बहुत वीक थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक समझाया कि तुम्हें समझ में नहीं आता, नेचर तुमसे कुछ कह रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी में आगे और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिकवरी में और टाइम लगेगा। तो मुझे बड़ी बात में दम लगा कि आखिर बात तो ठीक ही कह रहे हैं ये, अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें और रिकवर कर जाएं पहले। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने एक बार अपने फिजियोथेरेपी के क्लिनिक में जब फिजियोथेरेपी ले रही थी, तो एक पेशेंट मेरे सामने की बेड पे थी। वो उस दिन क्रॉनिक अटैक में आई थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। दर्द तो मुझे भी बहुत था, लेकिन उनका रोना मुझे कहीं अंदर तक बींध गया कि उफ़ो, ये कितना बेचारी कष्ट में है। नॉट दैट कि मैं नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही ऊपर छत की ओर देखा और भगवान से उस दिन प्रार्थना की थी कि जिस दिन आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, तो मैं 100% वो रास्ता दूसरों को दिखाऊं। ये पता नहीं था क्या रास्ता दिखेगा, तब तो मैं अयंगर से मिली भी नहीं थी। क्या बात है। और मेरे ख्याल से यही रास्ता है जो आज आप लोगों को दिखा रही है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी निवेदिता जोशी बैठी हैं, कैसे जिंदगियों को बदल रही हैं योग के जरिए और लोगों की प्रेरणा बन रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ निवेदिता जोशी हैं, जो कि योग के ज़रिए लोगों के जीवन को बदलने की जिन्होंने ठानी है और अपने जीवन को भी बदला है। तो फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि साहब अब मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग जो तड़प रहे हैं, जो दुखी हैं, जो बेचारे परेशान हैं अपनी जिंदगियों में तरह तरह की चीज़ों से, योग के जरिए ठीक करूं। तो मैं तो बिल्कुल टीचर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ही एहसास था कि मुझे कुछ नहीं आता, प्लस मेरी इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं कि माय गॉड, पता नहीं वो कब ठीक होंगे। और कोई मुझे शौक भी नहीं था योग टीचर, लेकिन ये वादा किया था ऊपर वाले से,
तो फिर मैंने ये गुरुजी से एक दिन डिस्कस किया। मैंने कहा ऐसा है कि मुझे इसका प्रचार प्रसार करना है लेकिन पढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तो हंसे बोले क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा मैं टीवी सीरीज़ के ज़रिए इसको प्रचारित प्रसारित, और टीवी में भी कभी काम नहीं किया था, मगर कुछ और समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इसको करूँ। तो करीबन 1 साल फिर मैंने उनके साथ एक रिसर्च सीखी। हर एक पेशेंट को हम फॉलो करते थे कि 1 साल तक किया, उसके डॉक्टर से बात की, उसकी पूरे सीक्वेंस को फॉलो किया, फिर उसकी क्या एक्सपीरियंस हुई, फिर कितना ठीक, फिर दोबारा डॉक्टर से बात की। तो बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम किया मैंने। तो इस तरीके से मैंने योगा के ऊपर टीवी सीरीज़ करने शुरू की, और उसमें हम ये भी दिखाते थे, क्योंकि साइंटिफिक माइंड है मेरा, कि एनिमेशन के ज़रिए कि जब आप ये पॉस्चर करते हैं तो होता क्या है अंदर। इट्स नॉट ओनली स्ट्रेच एंड एक्सेल एंड इनहेल एंड पंप योर स्टमक इन एंड पंप योर स्टमक आउट, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा क्या था वो दिखाया मैंने। तो पहला तो मेरा प्रयास ये था कि मैं इसके ज़रिए लोगों को ये तो बता दूं कि एक अद्भुत विधा है, और मिस्टर आयंगर का सेंटर पुणे में है। अब अगर आप मेरी तरह परेशान हो तो आप क्यों दुखी होते हैं, वहाँ जाइए। मुझको तो 12 साल लग गए गुरु ढूंढने में। हाँ। और फिर योगक्षेम, फिर अद्भुत सी चीज़ ये हुई कि 7-8 साल गुरुजी इंस्पायर करते रहे, लेकिन मैं मना कर देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी ने मुझे, एक बड़ी अच्छी जापानीज़ कहानी है जिसमें कि जापानीज़ मॉन्क के पास एक गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, उसको ताइक्वांडो मास्टर बनना था। वो जापानीज़ मॉन्क से कहता है मुझे सिखा दो, कहता हाँ सिखा दूंगा लेकिन 1 साल लगेगा। ठीक है। हर सुबह 4 बजे उसको बुलाता है और उसको कोई अजीब अजीब से काम देता है, झाड़ू लगा आज पूरा दिन, लेकिन स्ट्रोक मैं बताऊंगा, उसका स्ट्रोक ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसा। अगले दिन पोछा लगा, अगले दिन झाड़ी काट। साल भर जब बीत जाता है वो लड़का पेशेंस खो देता है, और वो अगले दिन जाके बड़े रूडली अपने ताइक्वांडो मास्टर से कहता है कि मास्टर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अब मुझे बताओ कब शुरू करोगे। तो कहता बिल्कुल ठीक, कल। वो कल जाता है तो उसे कहता है जा मेरी गाड़ी साफ़ कर, और उस गैराज में जितनी गाड़ियाँ उसको साफ़ कर, और ऐसे कर। ये करता है और मन में जाता है कि परसों जब जाऊँगा तो इसको एक घूंसा मारूंगा और उसके बाद छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि मुझे बुद्धू बनाया इसने। वो अगले दिन सुबह 4:30 बजे फिर बुलाता है, वो फिर घंटी बजाता है, फिर दरवाज़ा खुलता है और ये लड़का पहला घूंसा मारता है उस ताइक्वांडो मास्टर को। ये जैसे ही पहला घूंसा उठाता है, ताइक्वांडो मास्टर उसको जवाब देता है उस घूंसे का, और 3 घंटे उनका एक कार्यक्रम सा हो जाता है। वो मार रहा है, ये मार रहा है, एंड ही रियलाइजेज कि 3 घंटे में कि इसने अपने मास्टर से सारे स्ट्रोक सीख लिए थे। तो साल भर जो उन्होंने उसको ऊट पटांग काम उसके नज़रिए से कराया। तो मुझे जब गुरुजी मेरे ख्याल से पेशेंट से ठीक कर रहे थे तो वो स्ट्रोक सिखा रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि इसको ऐसे सिखाना है, ऐसे डेवलप करना है, क्योंकि अच्छा काफ़ी सख्त माने जाते, काफ़ी डिसिप्लिनेरियन माने जाते हैं। बहुत। तो आपको कभी नहीं लगा कि मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है? मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा था, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे डर बहुत उनसे लगता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और मैं अपने गुरु को किसी कीमत में नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो मेरे लिए सब कुछ थे, हैं और रहेंगे। बहरहाल तो वो उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया था। तो 7-8 साल तो यही रस्साकशी चलती रही। वो कहेंगे तुम सिखाओ, और मैं कहूँगी नहीं सर आता नहीं है। फिर 8वें साल उनके वहाँ एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप हुई, जिसमें गुरुजी, उनकी बेटी और उनके पुत्र तीनों ने मिलकर वो वर्कशॉप की, और वो मुझे ऐसा लगा जैसे त्रिवेणी है। तो अद्भुत एक्सपीरियंस था, और मैं प्रिविलेज स्टूडेंट थी जिसको पार्टिसिपेट नहीं करना था, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए अलाउ किया गया था। उसके ख़त्म होने के बाद जब मैं गुरुजी के पास पहुंची उनको धन्यवाद देने, तो मैंने टीवी सीरीज़ पूरा कर लिया था अपना। तो मैंने अपना पहली सैलरी उनके चरणों में रखी, और मैंने कहा सर ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, अपने ट्रस्ट में डाल दीजिएगा। और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। अच्छा। तो बड़े खुश हुए, ऐसे देखा कि अच्छा रुको। अंदर गए, वो चेक के ऊपर 1 रुपया और रखा और मुझे वापस किया, और कहने लगे मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम पढ़ाओगी। तो इमीडिएटली कुछ हुआ मेरे अंदर से, मैंने कहा अच्छा हाँ, और वो हाँ कहना था। फिर तो आशीर्वादों की झड़ी लग गई, और उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि अब तुमने इतने मन से हाँ कहा है तो अब अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने मेरा हाथ थामा, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि सर मैं वापस नहीं लौटूंगी, अब तो सीधा रास्ता है। क्या बात है। अच्छा, योग के साथ में हमने देखा है कि कई बार कुछ मिसलीडिंग चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं योग से तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रांतियाँ हैं। आप कैसे उन भ्रांतियों को दूर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ा अच्छा एक सूत्र है, श्लोक है पतंजलि योग सूत्र का, हेयम दुखम अनागतम। वो ये कहते हैं कि रोग जो हैं 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, चौथा आध्यात्मिक भी समझ लीजिए। तो इंसान के प्रारब्ध में कुछ रोग लिखे हैं, कुछ जेनेटिक हैं,
कुछ कुछ कर्मों की वजह से आ जाते हैं। अगर इंसान योगाभ्यासी शुरू से रहे तो ये रोग हो सकता है से मुक्त हो जाए। हो सकता है आने के लिए इसको पुश कर दे, थोड़ी देर से आए। और अगर आ गए और आप में बस गई ये रोग तो सेलिंग बड़ी अच्छी होती है। आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहेगा कि यू विल विन द सिचुएशन। तो बेसिकली योग का मकसद तो देखिए आध्यात्मिक है, आपका आत्मिक साक्षात्कार कराना है। हेल्थ तो बाय प्रोडक्ट है, वो इतना खूबसूरत बाय प्रोडक्ट है कि अब सारे लोग ये समझने लगे कि योग माने हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। एक्चुअली तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही है, दोनों का समागम है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप योग करना शुरू कीजिए तो डायबिटीज़ चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ने पेनक्रियाज में अपना इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है तो योगा उसको स्टिमुलेट करके दोबारा नहीं कर सकता है, यही बात। हाँ ना, लेकिन डायबिटिक लोगों के तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे लिम्स नम हो जाते हैं, सेप्टिक हो जाते हैं, एम्प्यूट करने पड़ते हैं, वो नहीं होगा। किडनी फेल होने लगती है, वो नहीं होगी। तो उससे रिलेटेड जो सब्सिडरी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। तो जनरल आपकी वेल बीइंग इतनी बढ़िया हो जाएगी। अब जो प्रारब्ध में है, अगर आपने कुछ ऐसे अद्भुत काम किए हैं कि आपको डायबिटिक होना लिखा है किसी भी स्टेज में, वो तो लिखा। अच्छा एक बात बताइए, जो जीवन शैली है आज की, वो तो बड़ी भ्रष्ट किस्म की जीवन शैली है हम सबकी, हम सब उसमें शामिल हैं, आप तो नहीं होंगे। इस जीवन शैली की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हाँ, लोगों के तन और मन दोनों ही दुखी हैं, है ना। इससे कैसे निकलने की क्या आपको लगता है कि योग इन चीज़ों के लिए बहुत अद्भुत है? क्योंकि ये तो जीवन जीने की शैली है। एक्चुअली योग जो है वो 8 सोपानों से बना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। होता ये है कि हम योग से जैसी दिमाग बात छूटती तो आसन प्राणायाम ध्यान आता है। यम नियम हम भूल जाते हैं। यम नियम डूज एंड डोंट्स हैं। आप ये समझिए कि सत्य, अहिंसा, शौच, ये सारे यम नियम के अंतर्गत आते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि महात्मा गांधी ने सिर्फ सत्य और अहिंसा का सहारा लिया, जो योग के एक सोपान का सब्सिडरी हिस्सा है, तो एक मुल्क में आज़ादी खड़ी कर दी। सही बात। तो अगर हम यम नियम के सारे सोपानों को चलें और फिर आगे योग के 8 सोपानों को छुएं तो निश्चित तौर पे विजय है। हाँ। लेकिन ये बताइए, आजकल लोग जैसे बड़ी जिमिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, शेप में रहने के लिए तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें और योग, इनमें क्या ऐसा है कि फिगर का कॉन्सेप्ट तो वेस्टर्न है और बड़ा सब्जेक्टिव है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हो सकता है जीरो फिगर बड़ा अच्छा माना जाता हो, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक और परंपरागत विषयों में जीरो फिगर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जीरो फिगर होता नहीं है। आप आर्टिफिशियली अननेचुरली क्रिएट कर लें तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट से अब हमारा मुल्क जीने लगा है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से, तो वो तो छोड़ देने चाहिए। तो फिगर की शेप सब्जेक्टिव है। हो सकता है किसी को जीरो फिगर अद्भुत लगे और किसी को लगे कि तो हड्डी है, ये वैसी बात हो गई। बात ये है हेल्थ, स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य कैसा, वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों है या केवल शारीरिक स्वास्थ्य है? तो आपने मान लीजिए जिम कर लिया है तो आपकी वैसी एनर्जी बढ़ गई, मसल्स बन गए, बड़े बढ़िया, टोनिंग हो गई, वेरी गुड। लेकिन फिर क्या हुआ कि माइक टायसन जो है वो जब हारा तो उसने ड्रग लेनी शुरू कर दी। तो मेंटल जो मसल्स हैं, मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वो जिम और एरोबिक नहीं देता। पर ये जो लोगों में आजकल फैड है पतला होने का, स्लिम ट्रिम दिखने का, क्या वो योगा से संभव है? बहुत सारे क्यों नहीं। देखिए, मैं जब गुरुजी के पास पहुंची तो मैं एक बहुत ही भद्दे शरीर के साथ 75-80 किलो में पहुंची थी, क्योंकि मैं तो 12 साल से बिस्तर पे थी। मगर फिर वही बात है कि अगर मेरे शरीर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है और मैं चाहूँ कि मैं उसको ठोक ठोक के वहाँ पतला हो जाऊँ, पतले तो हो जाएंगे, लेकिन किस कास्ट पे? तो आपको दोनों चीज़ों का सामंजस्य देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप योग का इस्तेमाल केवल शरीर बनाने के लिए करिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि योग का अल्टीमेट एम तो मन पे काम करना है, अल्टीमेट एम तो स्व का साक्षात्कार करना है। वो हो गया तो फिर इन चीज़ों के कोई मायने नहीं रह जाते। अच्छा ये बताइए, क्यों हमारे देश में योगा उस तरह से हम पॉपुलर नहीं कर पाए, है ना? जितना बाहर बहुत पॉपुलैरिटी है, क्यों देश में लोग जो हैं जानते मानते तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है, स्कूलों में उस तरह से नहीं सिखाया जाता। नहीं, बात ये है कि उस तरह के सेंटर्स हमारे यहाँ नहीं है कि आप चले जाएं, जैसे आपका सेंटर है, अगर ऐसा सेंटर हर मोहल्ले गली में लग जाए तो लोग जाएं। ये चीज़ हाँ, मेरे ख्याल से दो चीज़ें। एक तो इसमें बहुत ही धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवन जीने की शैली है और ये आध्यात्मिक विषय है, इसको आपको लंबे समय तक साधना, प्रैक्टिस, पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा क्या है कि हमारे मुल्क में की खासियत है जो हमने पूरे विश्व को दी है, वो है आध्यात्मिकता।
यहाँ अद्भुत गुरु हुए हैं, अद्भुत योगी हुए हैं। मतलब नाम कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ तक जाएगा, वो विवेकानंद ले लें आप, रामकृष्ण परमहंस ले लें आप, कौन नहीं है, माने स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब तमाम लोग हैं जिन्होंने। तो एक्चुअली योग हिंदुस्तान में हर घर की एक जिसे कहते हैं अभूतपूर्व ईंट है। यम नियम जिसे आप संस्कार कहते हैं, तो हिंदुस्तान में संस्कार हर बच्चे को कूट कूट के दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं। आप सिर्फ बड़े शहरों को मत देखिए, एक बेसिक संस्कार दिए जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो रोज़मर्रा की चीज़ थी, लोग धीरे धीरे उसको समझ लगे तो घर की खेती है। एक दूसरा क्या हुआ कि इसमें क्योंकि आध्यात्मिक विषय है, तो इससे पैसा कमाया जाए, ऐसा जो पुराने गुरु थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो इसलिए भी लोग दूर हुए। जैसे ही विदेशों में योग गया, जहाँ का समाज सारा टूटने लगा था, जहाँ यम नियम की तो कोई बात ही नहीं थी, तो वहाँ उनको इससे जैसी जोड़ मिलने लगा, तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड तो मार्केट, तो उन्होंने इसको मार्केट किया, और मार्केट किया तो पैसा आने लगा। जी, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाएगा। बहुत अद्भुत चीज़ है ना? क्या कहती हैं आप इसके बारे में? मेरा अपना मानना ये है कि आने वाले जो नई हमारी शताब्दी होगी, उसमें भारत जो है वो IIT की वजह से नहीं जाना जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तमाम मुल्कों में है। हम अगर जाने चाहिए तो जाने चाहिए आध्यात्मिक अपनी शक्ति की वजह से, और योग जो है वो उसका एक अभूतपूर्व तरीका है उसको लाने का। तो मैं समझती हूँ ये प्रधानमंत्री का अद्भुत प्रयास है। जी, चलते चलते आपका जो एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है, जिसमें आप जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके साथ में आप योग को पॉपुलर कर रही हैं। जी, वो बहुत अद्भुत काम हुआ। मेरे ख्याल से वो भी भगवान ने हाथ में लिखा होगा। मेरे पास एक दिन अचानक यूँ ही एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम पढ़ना चाहते हैं, और इतने कनेक्टिव तरीके से मुझसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है, जबकि ना आपने मुझे देखा है और ना आपको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। फिर उनकी दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैम क्लास में नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो वो जब हमने उन्हें पढ़ाया तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि मैं उनका एक सेपरेट क्लास लेती थी, फिर उनको क्लास में डालती थी। तो मैं एक दिन में उनको 4 घंटे पढ़ा रही थी। लेकिन जब वो सेमेस्टर ख़त्म हुआ और उन्होंने जो अनुभव किया और जो मैंने अनुभव किया, वो अभूतपूर्व था। और फिर वो बोले कि मैम हम अब और पढ़ना चाहते हैं इसे, तो हम कैसे पढ़ें। तो मेरे मुंह से अनायास ये निकला कि ज़रूर अब पहली चीज़ मैं अब आपके लिए किताब करूँगी ताकि आप इसको और पढ़ सकें। तो हमने फिर एक ब्रेल में पहली दफ़ा, पूरे विश्व में ये पहला काम होगा कि हमने ब्रेल में एक योगिक स्पर्श नाम की किताब शुरू की है, कि जब आदमी इनिशिएट करे योग में, वो कैसे करेक्ट पोस्चर्स करे, क्या करे, कौन से इंस्ट्रक्शंस उसके लिए हैं, क्या सपोर्ट ले जिससे शुरू करे और फिर इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उनकी भाषा सीखी, उनकी जो एक्सप्रेशन हैं जिससे वो समझते हैं वो सीखे। वो बहुत अलग होते हैं अपने से, बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था, और आई एम श्योर कि जब ये तमाम विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स में जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी एक्सेसिबिलिटी होगी कि वो भी आध्यात्मिक विषय को। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा प्रयास है जो आप कर रही हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि योग में जो है, और योग का नाम और इसके प्रचार प्रसार में आप इसी तरह से लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी निवेदिता जोशी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।